नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं बिहार चुनाव के नतीजों की सबसे बड़ी कवरेज। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, जी हां, बिहार में बाहर का नारा चल गया। नीतीश कुमार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला है नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन को। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 178 सीटें महागठबंधन अपने खाते में डालता हुआ नजर आ रहा है और वहीं बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कहें करारी हार मिली है। 59 सीटों पर सिमटते हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए बिहार चुनाव में। बिहार चुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी बातों के लिए आइए रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमन का। शुक्रिया नेहा। तो 2/3 बहुमत की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर 3/4 बहुमत के करीब पहुंचता नजर आ रहा है जो महागठबंधन का आंकड़ा है। लेकिन चुनाव से जुड़ी बड़ी बात एक बार सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से आपको बता देते हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और अब यह पूरी तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है कि बिहार में नीतीश को बहुमत मिल चुका है। मोदी की जबरदस्त करारी हार हुआ है पहले दिल्ली, और अब देश एक मजबूत विपक्ष चाहता है, हम मजबूत विकल्प। अब से कुछ देर पहले नीतीश और लालू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर कहा कि बिहार ने यह बता दिया है कि देश एक मजबूत विकल्प की तलाश कर रहा है। बिहार में झंझट खत्म, अब दिल्ली में झंझट करेंगे, दिल्ली की तरफ कूच करने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। नीतीश और हम में फूट फाट नहीं होगी, हम लड़ाई नहीं करेंगे और साथ ही ये जो जनादेश है उसका अपमान होगा। राहुल केजरीवाल बोले मोदी का घमंड टूट चुका है, मोदी का जो अहंकार है उसकी वजह से जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है, जिस पर राहुल और केजरीवाल ने कहा है कि मोदी का जो घमंड है वो टूटा है। नेहा जी शुक्रिया आपका अमन। तो ये हलचल रही है बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर के। जैसा हम कह रहे हैं नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, कद उनका बढ़ गया है ना सिर्फ बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने और एनडीए ने चुनाव बिहार में लगा, उनके लिए इस हार के क्या मायने हैं? 10 बड़ी वजह हम आपको बताने जा रहे हैं, 10 बड़े मायने जो इस नतीजे से निकल कर आते हैं। पहली वजह 2014 में बड़ी जीत के बाद ये लगातार दूसरी बड़ी हार है। दिल्ली के बाद अब बिहार भी हार गया एनडीए, दिल्ली के बाद बिहार में भी मोदी की बुरी हार हुई है। दिल्ली में कम से कम किरण बेदी को आगे कर दिया गया था, लेकिन बिहार में तो नरेंद्र मोदी ही चेहरा बनकर सामने आए थे। प्रचार का चेहरा होने के कारण नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। 30 रैलियां उन्होंने की थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर भी सवाल उठेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी पर, इलेक्शन मैनेजमेंट पर, इन तमाम चीजों पर सवाल उठेंगे। अब तक की 2010 की टैली से भी नीचे गई है बीजेपी की टैली। 51 सीटों पर सिमटती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है बिहार में। देश का बिगड़ा माहौल मोदी को उल्टा पड़ा। असहिष्णुता की बात जिस पर सरकार ने कहा कि यह मैन्युफैक्चर्ड है, कागजी रिवोल्ट है, कम से कम बिहार चुनाव में तो यह बिल्कुल उल्टा पड़ गया। विपक्ष को एकजुट होने में मदद मिलेगी। नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता में आने के बाद राज्यसभा में बहुमत जुटाने में अब मुश्किल होगी प्रधानमंत्री मोदी को। और वो जो बड़े बिल थे जो कि लटके हुए थे, अब लगता है वो लटके ही शायद रहे कुछ वक्त तक, क्योंकि विरोधी गोलबंदी करेंगे और मोदी के बड़े बिल पास नहीं हो पाएंगे। बेहद दिक्कत उन्हें आएगी। तो बिहार चुनाव में ये जो हार है, इससे काफी कुछ प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुश्किलों भरा होगा और 2017 में यूपी में जीतने में मुश्किल होगी अब बीजेपी को। 2017 में यूपी में चुनाव है, विधानसभा में बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है आपको बता दें, इसलिए यूपी में काफी मुश्किल होने वाली है। तो चर्चा इसी बात पर हो रही है कि इन नतीजों के अलग अलग नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए क्या मायने हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपको बता दें बीजेपी से हमारे साथ संबित पात्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी से शकील अहमद साहब हैं। कांग्रेस के पास आज बहुत सारे कारण है खुश होने के लिए। वहीं जेडीयू से हरिवंश जी हमारे साथ जुड़ेंगे और यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी नतीजों को लेकर हमारी इस खास रिपोर्ट पर। आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब आप वायदे बंद कीजिए, भाषणबाजी बंद कीजिए, कैंपेनिंग बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान 1 साल रुक गया है, ठहर गया है आपके लिए। आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक्सेलरेटर दबाइए। लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अब आने वाले महीनों में अपनी फॉरेन ट्रिप्स कैंसिल करें और देश के अंदर थोड़े दिन रुक के इस देश को चलाएं। बिहार में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद विरोधी मोदी को कुछ ऐसी ही कड़वी नसीहतें दे रहे हैं। मोदी बिहार चुनाव में बीजेपी के हीरो थे, वो सिर्फ धुआंधार प्रचार ही नहीं कर रहे थे,
बल्कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो जनता को रोजगार से लेकर विकास तक का भरोसा दिला रहे थे। 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपये का लेकिन कोई दांव काम नहीं आया। 2014 लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद ये मोदी की दूसरी सबसे बड़ी हार है। पहले दिल्ली में और अब दूसरे बिहार में। अब बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से मोदी के खाते में 1/4 सीटें ही गई हैं। ये नतीजे सबसे ज्यादा मोदी के नाम और उसके असर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल मोदी बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा थे। एनडीए ने पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा। बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, क्योंकि पार्टी ने किसी को नीतीश के बराबर के कद का माना ही नहीं था। ये तय हो चुका था कि जीत का सेहरा भी मोदी के सिर होगा और अगर हारे तो उसकी जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी की ही होगी। बिहार में मोदी की इस हार ने मोदी के खिलाफ माहौल भुनाने के लिए विरोधियों को एकजुट होने का मौका दे दिया। इस देश को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस बांट नहीं सकते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। चुनाव के दौरान कई तरह से इस प्रकार का प्रयास हुआ कि समाज में ध्रुवीकरण की कोशिश की जाए, लेकिन हमने देखा कि जनता ने पूरे तौर पर इन चीजों को नकार दिया है। बिहार के इस नतीजे ने ये साबित कर दिया है कि इस देश के लोग नफरत की राजनीति नहीं चाहते और नफरत की राजनीति करने वालों के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है कि वो लोग समझ जाएं कि अब अगर दूसरी बार इन लोगों ने नफरत की राजनीति करने की कोशिश की तो इनका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। मोदी के लिए दूसरी बड़ी मुश्किल राज्यसभा में होगी, जहां सरकार के लिए बहुमत जुटाना मुश्किल हो जाएगा और देश के विकास की गाड़ी को रफ्तार देने वाले बड़े बिल इस बहुमत के ना होने से एक बार फिर अटक जाएंगे। बिहार की इस हार के साइड इफेक्ट यूपी और पश्चिम बंगाल तक नजर आएंगे। 2016 में पश्चिम बंगाल में और 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की हालत पहले से ही खराब है। हार से पार्टी और कार्यकर्ताओं के टूटे मनोबल के बाद लड़ाई और भी मुश्किल हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में बीजेपी के लिए एक चेहरा थे, एनडीए के लिए बड़ा चेहरा थे और उन्हीं की अगुवाई में ये 59 सीटों पर सिमटता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। हार के क्या मायने, ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ है। संबित, लोग ये जानना चाहेंगे बिहार में इस करारी हार से बीजेपी क्या सबक लेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आज तीनों प्रवक्ता शकील अहमद जी, हरिवंश जी और मृत्युंजय जी, तीनों को मैं बधाई दूंगा। देखिए, यूं तो हम लोग टीवी डिबेट में बहुत लड़ते हैं, मगर आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ आप लोग जीते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप बधाई के पात्र हैं। जहां तक हार का सवाल है, हार हुई है तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे कारण भी होंगे, वरना हार नहीं होती है। क्या कारण रहे हैं, मुझे लगता है इस पर जरूर पार्टी चिंतन करेगी और उन कारणों को कैसे भविष्य में दूर किया जा सकता है, इस पर भी चिंतन करेगी। संबित जी, ये तो बड़ा ही डिप्लोमेटिक जवाब हुआ। मैं आपको सीधे सीधे ये पूछती हूँ, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं नफरत की राजनीति करने वालों के मुंह पर ये करारा तमाचा है। नहीं, देखिए नेहा जी, प्रवक्ता का काम होता है डिप्लोमेटिक जवाब देना, और बाकी जो लोग इंट्रोस्पेक्शन करेंगे वो इंट्रोस्पेक्शन करके जब हकीकत सामने आएगा तभी उस जवाब पे हम लोग चिंता करेंगे। जब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं हुआ है, मैं यहाँ पर कुछ भी रख नहीं सकता हूँ। स्वाभाविक है, मैं प्रवक्ता हूँ। जब डॉक्यूमेंट हमारे सामने आता है तब हम बोलते हैं। ठीक है, इतने सारे मुद्दे उठे, आप अब भी कह रहे हैं कि हमें आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से शकील अहमद जी, और शकील जी, आप लोगों के लिए तो खुश होने के और उत्साहित होने के कई कारण हैं। 4 से आप लोग सीधे, आपकी टैली 26 तक पहुंच गई, लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं हम विश्लेषण करेंगे। क्या वाकई में बीजेपी अनजान है उन कारणों से जिस वजह से बिहार में मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को? नहीं, देखिए, अपना आंकड़ा दुरुस्त कर लीजिए। हम 27 पहुंच गए हैं जी, और भी बढ़ने की हमको आशा है। देखिए, ये सारे लोगों को जानकारी है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं भाजपा के लोग, इसलिए कि सारी जिम्मेदारी आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी की है। आरएसएस वालों के बयान की वजह कर कि वो आरक्षण के विरुद्ध हैं, आरएसएस वाले, ये सारे लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं। लेकिन बीजेपी ने कह दिया कि आरएसएस हमारा सुप्रीम कोर्ट है, आरएसएस के मुखिया
ये बयान देते हैं कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे, मैसेज ये गया कि आरक्षण को छीन लिया जाएगा, तो जो हमारे दलित थे, जो हमारे महादलित हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, मुस्लिम समाज में भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलता रहा है। ये मैसेज चला गया कि ये आरक्षण छीन लेंगे अगर सरकार आएगी तो। नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया है बिहार में, और जो हमारा सामाजिक समीकरण था वो भी बन के आया। और एक बात और भी है कि प्रधानमंत्री पद को जो अमर्यादित किया नरेंद्र मोदी जी ने, मुझको याद नहीं है इस देश के स्वतंत्र भारत में कि किसी प्रधानमंत्री ने 2-4 मीटिंग से ज्यादा की हो किसी एक राज्य के चुनाव में। ठीक है। 30 मीटिंग्स की नरेंद्र मोदी जी ने, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया कि पिछड़ों का आरक्षण छीन के, दलितों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दिया जा रहा था, और इस तरह समाज को बांटने की और समाज शकील जी, आपकी बात पर संबित प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। संबित, लड़ाने की कोशिश की गई, नेताओं पर निशाना साधने के बहाने पिछड़ों का तक अपमान किया गया, और शकील अहमद साहब कह रहे हैं तो सीधे प्रधानमंत्री के मंच से हुआ। देखिए, दो चीजें यहाँ बार बार बताई जा रही हैं। एक चीज जो सुबह से ही बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने 27 रैली की, पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने इतने सारी रैलीज की। आप देखिए, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 27 रैली कर सकते हैं एक स्टेट में जाके, जो 24 घंटे काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनली भी, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फख्र का विषय है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नेता नहीं है, वो उनके लिए चिंता का विषय है, इसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि खराब भाषा का प्रयोग किया, स्तर को गिराया, क्योंकि उन्होंने दलितों के विषय में कहा कि आपके 5% रिजर्वेशन को ले लिया जाएगा। आप देखिए इसमें किस प्रकार की गाली है। ये तो एक फैक्ट स्टेटमेंट है। 2005 में नीतीश जी ने रखा था ये फैक्ट को पार्लियामेंट में। नीतीश जी ने और लालू जी ने दोनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय पे। तो संबित, ये बताइए, ये मुद्दा बिहार की जनता के बीच चला क्यों नहीं? भाई, बिहार की जनता के सामने भी तो आपने सब कुछ रखा था, बिहार की जनता मानी क्यों नहीं? बहुत सारे सवाल है संबित, जरा एक सवाल सुन लीजिए। संबित जी, आप कह रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री पर आपको फक्र है जो 27 रैली कर सकते हैं, लेकिन जो नतीजे बता रहे हैं कि उन 27 रैलियों में से जहां 27 रैलियां की हैं, वहां पर 12 या 13 आपके जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वही जीते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर प्रधानमंत्री रैली करते हैं और वहां अपना उम्मीदवार भी नहीं जिता पाते, तो फिर एक बड़े सवाल उठते हैं कि नहीं? करिश्मा काफी कम हुआ है प्रधानमंत्री का संबित। देखिए दो चीजें हैं। नंबर 1, अमित शाह जी से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर ऐसा नतीजा नहीं आएगा तो कैसा लगेगा? तो आदरणीय अमित शाह जी ने इतना अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव हम मेहनत केवल इसलिए नहीं करते हैं कि सीट आ जाए, हम इसलिए मेहनत करते हैं कि हमारे पार्टी का आइडियोलॉजी जनता तक पहुंचे। अब सीट आना नहीं आना हर चुनाव में बराबरी से नहीं होता है। अच्छा, चलिए आज बड़ी दार्शनिक बात आप कर रहे हैं। अशोक वानखेड़े का एक सवाल है, फिर मैं जेडीयू के मेहमान के पास जाऊंगी। जी, संक्षेप। देखिए, मांझी पूर्व मुख्यमंत्री थे, आपके बड़े जबरदस्त बड़े पिलर थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में प्राइम मिनिस्टर गए, वहां रैली की, बड़े गले लगे, उसके बाद वो हार गए। अब इसको क्या कहेंगे आप? संबित। नहीं, देखिए मैं इसका उत्तर देता हूं। नंबर 1, मांझी बड़े व्यक्तित्व थे और बड़े व्यक्तित्व रहेंगे। मांझी जी के साथ, देखिए अब हम चुनाव हारे हैं, मगर फिर भी मांझी जी के साथ नीतीश जी ने जैसा व्यवहार किया हमें वो उचित नहीं लगा। मांझी जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे और खड़े रहेंगे भविष्य में भी। ये बात देखिए, एक दलित के इसके बावजूद चुनाव हारे, ये पूछ रहे हैं केवल अरे आप उनका महत्व मत बताइए, महानता मत बताइए। आज सारी सबकी महानता दिख रही है यहाँ पे। सवाल बताइए, आपके प्रधानमंत्री इतने कारागार है, आपके प्रधानमंत्री विकास पुरुष है, इतना बड़ा मॉडल लेके जाते हैं, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो दलितों के मसीहा है, उनके मिनिस्टर को एमएलए बना देते हैं। एक चीफ मिनिस्टर को, अच्छे भले चीफ मिनिस्टर को एमएलए में बदल देते हैं। यही कुल मिला के जीतन राम मांझी की उपलब्धि हुई कि चीफ मिनिस्ट्री छोड़ के आए और एक एमएलए अपनी कुर्सी बचा पाए एमएलए की। ये हाल हुआ है संबित पात्रा जी, और आप अब भी कह रहे हैं कि इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, वो कैंपेन करने क्यों नहीं जाएंगे? अरे जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं खड़े हुए थे, उनकी तक सीट बचाने में नाकामयाब रहे हैं।
देखिए नेहा जी, मैं कहता हूं आज मेरे लिए सुनने का दिन है। आप लोग तमाम लोग मुझसे सवाल करेंगे और मुझे आज ये सब सुनना भी पड़ेगा और लोकतंत्र में सुनना चाहिए भी। मगर मैं एक गुजारिश करूंगा कि ये कोई स्कूल का कक्षा तो नहीं, डांट डांट के मत नहीं, डांट डांट के नहीं, आराम से प्यार से पूछिए, मैं प्यार से जवाब दूंगा। नहीं, परेशानी यही है कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ वाकपटुता दिखा रहे हैं, जबकि कुछ जवाबों की दरकार है। देखिए हमारे साथ शकील अहमद साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जेडीयू से हमारे साथ हरिवंश जी। बेचारे को छोड़ दीजिए, आज तक नहीं कीजिए, आज तक नहीं कीजिए बेचारे। नहीं, देखिए हम बेचारा नहीं है शकील जी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में हो सकता है, कलयुग है, अभिमन्यु मर के नहीं निकलेगा, जिंदा निकलेगा अभिमन्यु। अभी तो चक्रव्यूह शुरुआत है। जेडीयू से हरिवंश जी हमारे साथ मौजूद है। हरिवंश जी, क्या वजह है कि ये बहुत साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की, पूरा बीड़ा उठाया, चेहरा बने एनडीए का, बावजूद इसके इतनी बुरी हार नसीब हुई है एनडीए को, बावजूद उसके संबित पात्रा कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री हैं, प्रचार नहीं करने जाएंगे, मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये जो नतीजा आया है एनडीए का, नेहा जी, सबसे पहले मैं संबित पात्रा जी को आपके माध्यम से बधाई देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसी स्पिरिट में मैं कहना चाहूंगा, अभी लालू जी ने, नीतीश जी ने और कांग्रेस के अशोक चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें नीतीश जी ने कहा हम एक नई शुरुआत पॉजिटिविटी पे करेंगे और सबके साथ मिलकर देश में जो माहौल बना है उसको ठीक करने और नया काम करने के लिए हम कोशिश करेंगे। मैं उसी के तहत यह कहना चाहूंगा कि कम से कम प्रधानमंत्री को, बीजेपी को और बाकी लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि इतनी करारी हार उन्हें मिली कैसे। क्या हमारे संबित पात्रा जी अगर इस तरह की जीत मिली होती तो प्रधानमंत्री को अपने श्रेय नहीं देते? बिल्कुल देते। पर आज उन्हें हार मिली है तो उन्हें जरूर यह सोचना चाहिए कि हार मिली क्यों। मैं दो तीन चीजें सिर्फ निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से। प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बने बड़े वायदे करके, नौजवानों को रोजगार देंगे, ठीक है, महंगाई दूर करेंगे, कृषि के क्षेत्र में जो संकट है वो दूर करेंगे, किसानों को 1.5 गुना लागत मूल्य की कीमत देंगे। मैं दो तीन चीजें गिनाना चाहता हूं। पहली चीज कि आप देखें दाल का भाव कहां पहुंच गया, उसके लिए देश के सारे राज्यों में दाल का भाव बढ़ा। आप यहां पर नीतीश जी को दोष दे रहे हैं। नंबर 2, लोगों ने इस तथ्य को समझा, किसानों की स्थिति पूरे, आप यहां पर जितने शुगर मिल हैं उसमें बरसों से किसानों को पैसे नहीं मिले। ठीक है, हमारे कृषि मंत्री इस राज्य से आते हैं, वो कुछ नहीं कर सके। आप उन इलाकों में देखिए बीजेपी का परफॉर्मेंस। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गई, मैं इसी को संक्षेप में करके बता रही हूँ। संबित पात्रा, सिर्फ बातें ही रह गई, काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवाई किले बनते रहे और बिहार की जनता ने इसे पहचान कर ही अपना वोट आपके खिलाफ दिया। संबित, नहीं, देखिए इसमें कोई दोमत नहीं है कि बुरी शिकस्त हुई है और उनकी बहुत अच्छी जीत हुई है। हरिवंश जी एक बहुत मैच्योर, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत सोच समझ के ये बोलते हैं, सवाल उठाया है, अधिकार है उनका। मगर एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हजारों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह दूं कि कोई भी हम में से हताशित ना हो, कोई भी निराशा ना हो, क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ नहीं की है। देखिए इस प्रधानमंत्री ने, इस सरकार ने एक नया पैसा इस देश का इधर उधर नहीं किया है, और हम दिल ठोक के कहते हैं एक पैसे की गड़बड़ी इस प्रधानमंत्री ने नहीं की है। कोई खराब इंटेंशन के साथ आज तक कोई काम नहीं किया है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, शिकस्त होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री को आप पूरी तरह से इससे अलग कर रहे हैं, मतलब जीत मिले तो श्रेय जो है सेहरा वो बंधेगा प्रधानमंत्री के सिर, और अगर हार मिले तो कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। अबे दुबे का एक सवाल है आप। संबित जी, मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले शाहनवाज भाई से पूछा था, उन्होंने तो जवाब दिया नहीं, उम्मीद है कि आप जवाब दे देंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कला पर महारत हासिल की है। आप लोग जब भी चुनाव की शुरुआत करते हैं आगे होते हैं, उसके बाद लगातार पीछे जाते रहते हैं और उसके बाद बुरी तरह मुंह के बल गिरते हैं। दिल्ली में चुनाव में आप आगे थे लेकिन बहुत बुरी तरह हारे, बिहार में चुनाव में आप आगे थे सितंबर के आखिरी हफ्ते में, लेकिन बहुत बुरी तरह हारे। इस कला पे आपने महारत कैसे हासिल की, जरा इसकी वो प्रकाश डालिए। चलिए खैर, देखिए अगर अच्छी बात है कि 2014 के चुनाव के तुरंत बाद हम 2 बार बड़े चुनाव 2 हारे हैं। हाँ, अलग बात है कि हम 5 चुनाव जीते भी हैं और छोटे छोटे चुनाव हर कोई हमने जीते हैं, मगर अगर 2 चुनाव भी हम हारे हैं, बुरी तरह से हारे हैं, तो हम शुरुआत में सीख लेंगे। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम इस तरह सीख के चलेंगे कि 2019 का चुनाव हम पुनः जीतेंगे।
शुरुआत में ईश्वर सिखा देता है, बाद में सीखने का मौका कभी नहीं मिलता। चलिए, हमें लग रहा था दिल्ली के बाद आप बिहार में सीख जाएंगे, अब आप कह रहे हैं बिहार के बाद सीखेंगे। एक सवाल और है, मैं आती हूँ। संबित पात्रा जी, मणिकांत बोल रहा हूँ। एक सवाल, छोटा सा वाक्य है कि 1.25 लाख करोड़ का भारी भरकम पैकेज भी काम नहीं आया, कोई तो बड़ी वजह रही होगी। और दूसरी बात ये कि जैसे प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि पैसा उस राज्य को और वहाँ के मुखिया को देने से क्या फ़ायदा, वो खर्च नहीं होगा, तो क्या ये 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में फिर से कुछ सोचेंगे? देखिए, दो चीज है। जहां तक 1.25 लाख करोड़ का पैकेज है, उसको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उस पे देश के गृह मंत्री राजनाथ जी ने ट्वीट कर दिया है और कहा है कि ये प्रधानमंत्री का वादा था, इसको आप ऐसे छोटा वादा मत समझिए, और वो उसी प्रकार दिया जाएगा जैसे हक के साथ बिहार को मिलना चाहिए। वो बिहार का हक है, वो हमने कोई खैरात नहीं दिया है। दूसरी बात है, जहां तक ये आपका कहना कि इतना बड़ा पैकेज मिला, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। आप देखिए, गणित, पैकेज का गणित को इलेक्शन में बदलना ये हमारा मकसद नहीं था, मगर पैकेज के गणित से बड़ा गणित कहीं ना कहीं ये जो महागठबंधन का जो जातीय समीकरण रहा है, गोलबंदी रहा है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा सिद्ध होता हुआ नजर आया है। संबित जी, आज तो बिल्कुल ही अलग वाणी आप बोल रहे हैं। अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार की बोली आप लगा रहे थे जब आप उस पैकेज का अनाउंसमेंट कर रहे थे, कितना दूं, आपको भी याद होगा, कितना दूं करके, और अब आप कह रहे हैं कि उसका मतलब नहीं था, वोटों से कोई लेना देना नहीं था। मैं इसका उत्तर देता हूं। 3 चीजों का आप देखिए, आप एक तो डीएनए, दूसरा आरक्षण, तीसरा बोली लगाई जा रही थी बिहार का। इन तीनों के प्लैंक पे ऑपोजिशन ने हमें घेरने की कोशिश की। आज तो चुनाव हो गया, हम हार गए। मैं तीनों प्रवक्ता से पूछता हूं, आप दिल से पूछ के बताइए, जो आपने उसको पॉलिटिकल प्लैंक बनाया वो हकीकत था? क्या हकीकत में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण छीन रही थी? क्या हकीकत में हम नीतीश कुमार जी के डीएनए पे सवाल उठा रहे थे? क्या हकीकत में हम बिहार की बोली लगा रहे थे? जवाब देना चाहेंगे आप इसका? ये सब आपने प्लान बनाया। सवाल कर लिया आपने सर, जवाब ले लेते हैं। हरिवंशी, मैं संबित पात्रा जी से सिर्फ कहना चाहता हूं कि उन्हें अच्छी तरह याद होगा, उन्होंने महागठबंधन को जाति से जोड़ा। अभी सबसे पहले 4-5 महीने पहले माननीय अमित शाह जी ने महाराष्ट्र में बयान दिया कि हमारे प्रधानमंत्री पिछड़े हैं और देश को पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री मिला है। वो भूल गए कि देवगौड़ा पहले पिछड़े प्रधानमंत्री थे। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, वो भी कहते हैं, बाद में फिर ईबीसी का कार्ड खेला जाता है, जिस पर नीतीश जी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने को पिछड़ा साबित किया, अब अति पिछड़ा अपने को बता रहे हैं। बीजेपी ने खुद बहुत पहले गोविंदाचार्य के नेतृत्व में सोशल इंजीनियरिंग की बात की। तो जातिवाद की शुरुआत आप करते हैं, सांप्रदायिकता का मैं आपको गिना सकता हूं अनेक घटनाएं आप करते हैं और दूसरों पर तोहमत लगाते हैं। ठीक है, मैं इस पर एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से मौजूद है, उन्हें भी बोलने का मौका देते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, संबित पात्रा कह रहे हैं कि भाई जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया है बिहार के लिए, वो तो देंगे ही हम, क्योंकि वो पैकेज जो है वो हमने वोटों के लिए थोड़ी दिया था। देखिए, हम सबसे पहले संबित पात्रा जी को धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को बधाई दी है। क्योंकि जब से इस चुनाव का ऐलान हुआ बिहार में, तब से ये सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जंगल राज और लालू यादव जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे। हम इतना ही जानते हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैकेज दिया और जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, वो बिहार की बोली लगा रहे थे और बिहार के मान सम्मान और स्वाभिमान को पैसे के बल पर खरीदना चाह रहे थे। और ये जो लड़ाई थी, ये अमीरी और गरीबी की लड़ाई थी। ये लड़ाई थी झूठ और सच की लड़ाई थी, और सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इस बिहार की जीत ने ये साबित कर दिया, और इस बिहार की जीत ने इस राजनीति की, देश की राजनीति की दशा और दिशा को तय करने का काम किया। शकील अहमद साहब, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मोहन भागवत की वजह से एनडीए को इतनी बुरी हार मिली है बिहार में? शकील अहमद जी इस्तीफा देते, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी 2 बजे इस्तीफा देंगे। प्रधानमंत्री जी को आज इस्तीफा देना चाहिए था, यही नैतिकता का तगाजा। ठीक है, मृत्युंजय जी, आपने अपनी बात रखी। मेरा सवाल अब शकील अहमद साहब से। शकील अहमद साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मोहन भागवत की वजह से एनडीए हारी बिहार में, विदाई यहाँ से तय हो गई। देखिए, वो भी एक बड़ा कारण है मोहन भागवत जी का बयान, क्योंकि दलितों को, पिछड़ों को लगा
कि ये आरक्षण हमसे छीन लेंगे। और ये बात सही है कि आरएसएस, सब जानते हैं कि आरएसएस आरक्षण के विरुद्ध है और बीजेपी कहती है कि आरएसएस मेरा सुप्रीम कोर्ट है। तो ये बात गई लोगों को, लेकिन लोगों को निराशा, देश के लोगों को, और देश में बिहार भी आता है, नरेंद्र मोदी जी के ये जो 1.5 साल का कार्यकलाप है जिसमें उन्होंने एक वादा नहीं पूरा किया, ठीक है, जिसके कारण बिहार में उनके प्रति जो आक्रोश था, चाहे नौजवानों को रोजगार ठीक है, का आप कह रहे हैं वो आक्रोश जो है वो परिलक्षित हुआ वोटों में। मेरे पास वक्त बहुत कम है, संबित पात्रा साहब, मैं आपसे इसमें अंत में जवाब चाहूंगी। मोहन भागवत, बड़ी वजह बने हार के? देखिए, हार की क्या वजह थे वो पहले बड़े लोग चिंता करेंगे और उसके बाद हम उस पर टिप्पणी करेंगे। मगर आज देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं आज शकील साहब का, हरिवंश जी का बोलने का दिन है, आज मेरा सुनने का दिन है। मगर फिर भी देखिए, शकील साहब करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, आज मौका मिल गया है इतने दिन बाद, तो वो करप्शन के लिए बात कर रहे हैं। वो आज बात कर रहे हैं कि किस प्रकार ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, जब सरकार इतना कुछ कर रही है बिहार के चुनाव से। हाँ ठीक है, हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम केंद्र में काम नहीं कर रहे हैं। लगातार हम केंद्र में काम कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्यचकित लगा जब वो मृत्युंजय जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बताइए किस प्रकार की लड़ाई है? हम सबको चाहिए कि बिहार भी आगे बढ़े, हिंदुस्तान भी आगे बढ़े। इस प्रधानमंत्री जी को यहाँ बीच में लेके आने की क्या आवश्यकता है? वो शायद बीच में इसलिए लेकर आए क्योंकि प्रधानमंत्री ने इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद 26 रैलियां की संबित पात्रा, जिसमें से 12-13 जगहों पर बुरी तरह से उम्मीदवार हारे हैं। तो आपका चैनल एबीपी न्यूज का सर्वे भी असल नतीजों के करीब रहा, लेकिन सबसे सटीक सर्वे रहा एक्सिस का, और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन प्रदीप गुप्ता जी यहाँ हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। प्रदीप गुप्ता जी, इतने सटीक नतीजे ये कैसे किया आपने? सटीक नतीजों के लिए मैं सबसे पहले अपनी टीम को बधाई दूंगा, क्योंकि मेरी जो टीम की स्ट्रेंथ है वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिन्होंने 3 महीने तक लगातार बिहार में काम किया और सभी 243 विधानसभाओं पे करीब हर एक विधानसभा के कम से कम 7 से 8 गाँव में गए। तरीका क्या अपनाया आपने? तरीका बहुत सिंपल है, पेन और पेपर के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू और सभी 243 विधानसभा पे, और उसी डेमोग्राफिक अनुपात में, जिस अनुपात में जनसंख्या एग्जिस्ट करती है बिहार के अंदर। तो 243 विधानसभा सीटों पर आपने कहा कि आप गए, और कितना सैंपल साइज था, कितने लोगों से बात की, कैसे मूड जानने की कोशिश की? देखिए, इन 3 महीनों के दौरान जो सबसे पहला हमने जो ग्राउंड वर्क करने के लिए सर्वे किया जाता है वहाँ की चीज़ों को समझने के लिए, उसका सैंपल साइज़ 6000 था, जो कि हमने सितंबर के महीने में किया। उसके बाद प्री पोल किया अक्टूबर के महीने में, उसका सैंपल साइज़ था करीब 25,000, और तीसरा किया पोस्ट पोल, जिसका कि सैंपल साइज 24,878 था। और सवाल किस तरह के थे, क्योंकि आपका बिल्कुल अन्य तक, अगर देखा जाए अन्य तक बिल्कुल सटीक बैठा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, हमारे सर्वे का जो उद्देश्य है वो केवल सर्वे नहीं है, वहाँ की सोशल और इकोनॉमिक व्यवस्था को जानना, और जानने के साथ साथ हमारी कंपनी का उद्देश्य है उसको डायग्नोसिस करना कि वहाँ के क्या इशू हैं, क्या समस्याएं, उसको ट्राई करना, एनालिसिस करना, और पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर्स की टेबल पे वो समस्याओं को लाना विद द सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशंस शुड बी practical, implementable, and even should be acceptable to opposition. This is what is our main aim and objective. प्रदीप जी, कुछ सवाल हैं यहाँ पर। संगीता का एक सवाल है आपसे जी। जो आपने, मैं देख रही थी अभी आपका ब्रीफ नोट, उसमें लोगों से आपने बाकायदा ये भी पूछा है कि वोट किया तो क्यों, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये कितना हेल्प कर पाया इसमें कि लोगों का सिर्फ वो मूड उससे भांपना, या कि कंसिस्टेंसी रहेगी उनकी बात में, ये भी आप इसके ज़रिए मैप कर रहे थे? देखिए, जो अन्य सवाल होते हैं इसमें ये सवाल सबसे अहम होता है कि वो कितने कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ जवाब दे रहे हैं। एक होता है एक रिस्पोंडेंट, जैसे मैंने करीब 40 विधानसभा खुद ने की हैं, एक रिस्पोंडेंट ठीक है दे दिया लालटेन को, और एक होता है सर हमने तो लालटेन को ही दिया है और उसी को जिताएंगे। तो हमारा दूसरा सवाल होता था, वहाँ पे मान लिया जाए लालटेन के सामने बीजेपी है तो कमल को क्यों नहीं वोट दिया, तो वो उसके जवाब देता था, और उसके आधार पे उस पर्टिकुलर विधानसभा के एक डायनामिक्स होते हैं वो पूरे हमारे सर्वेयर समझते जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा मेरी टीम जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनको इस तरह से ट्रेन किया गया और सारी की सारी टीम एक्सिस के पेरोल पे, वो सबसे बड़ी बात है। जी, एक और सवाल है संगीता जी। मेरा ये मानना था, आप
पहले तो आप बधाई के पात्र हैं जो इस प्रकार का आपने एक ऑब्जेक्टिव आकलन आपने लाया, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक विधानसभा के अंदर जो 6 गांव हैं, 6 गांवों का जो सैंपल है दैट इज सफिशिएंट टू जज द मूड ऑफ द पीपल, नंबर 1। नंबर 2, जब हम आपने कहा कि कुछ ऐसे डेटा भी हैं जो क्वालिटेटिव डेटा हैं, जैसे आपने कहा अच्छा है बुरा है, ये सब क्वालिटेटिव डेटा हो जाते हैं, तो इसको आपने क्वांटिटेटिव डेटा में कैसे कन्वर्ट किया? देखिए, पहला आपका सवाल था कि 6 गांव क्या पर्याप्त हैं एक विधानसभा का रुख जानने के लिए। मैं बताऊं आपको, 6 गांव तो बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट ओनली द गांव, वहाँ का एक कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ, वहाँ का गांव 6 गांव तो एक ज्योग्राफी वाली बात हो गई। उसके साथ हम कास्ट बेस ले रहे हैं, उसके साथ हम इकोनॉमिक स्टेटस ले रहे हैं, जैसे लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड हाई इनकम ग्रुप। उसके साथ हम रूरल अर्बन ले रहे हैं, तो करीब करीब कुछ बचता नहीं है इसके बाद। ठीक है, और यही हमने देखा कि सबसे सटीक एक्सेस का ये सर्विस साबित हुआ। लेकिन इसके साथ ही जी मैं आपके पास आऊंगी, एबीपी न्यूज, आपके चैनल एबीपी न्यूज की बात करें तो महागठबंधन की 130 सीटों के साथ हमने भी सरकार बनती दिखाई दी। अभी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार दिबांग, हमने भी जो सर्वे जब किया था और उसके नतीजे आए थे तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया था कि भाई महागठबंधन की आप सरकार बना रहे, तो दिशा जो थी वो हमारे चैनल एबीपी न्यूज के सर्वे की भी वही थी। हालांकि थर्ड फेज को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन हमने देखा अभी फाइनल जो आंकड़े आए उसमें थर्ड फेज का एनालिसिस भी सही साबित हुआ। हाँ बिल्कुल, उसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल थे वो हमारे सर्वे में थर्ड फेज पर थे, और बीजेपी के लोग फ़ोन कर करके कह रहे थे कि जो आप लोग बता रहे हैं आंकड़े वो सही हो सकते हैं, पर थर्ड फेज से आपका बिल्कुल गलत है और इसलिए आपके सर्वे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और थर्ड फेज के जो आंकड़े थे, और हालांकि अनुमान लगाया, पर ऐसा अनुमान लगाया कि आप देखिए थर्ड फेज में एबीपी न्यूज़ ने कहा था कि 37 सीटें आएंगी एनडीए नीतीश को और 13 सीटें आएंगी बीजेपी को, और जो सीटें आई उसमें 37 सीटें आई नीतीश को और बीजेपी को 12 सीटें, 1 सीट अन्य के खाते में गई है। तो बिल्कुल आप उसको सटीक मान सकते हैं। हालांकि हम लोग केवल अनुमान ही लगा रहे थे, लेकिन उससे ये आभास हो रहा था कि जो दिशा है वो सही है। AC नीलसन जो हमारी एजेंसी है वो जब भी अनुमान लगाती है, सही अनुमान लगाती है। एक बात है कि थोड़ा बहुत तोल के बहुत ही सावधानी से वो काम करते हैं, खुलकर खेलते हैं, जो बात है वो नहीं करते हैं। सावधानी पर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ड्रामा और नाटकीयता और बड़े आंकड़े पर ध्यान नहीं रखते। तो वो इसलिए दिशा सही थी, आंकड़ा भी सही था, 130 उन्होंने आंकड़ा दिया हुआ है। जी कंजर्वेटिव जरूर, लेकिन दिशा जो थी वो बिल्कुल सही पकड़ी थी। अबे जी मेरा एक्सिस वाले अपने साथी हैं, उनसे मैं जिज्ञासा है, अगर आप उचित लगे तो उसका जवाब दें, अन्यथा उसको छोड़ दें। ये सुनने में लगातार आ रहा है कि आपका सर्वेक्षण जो था उसको प्रसारित नहीं किया गया, तो और एक चैनल ने उसको प्रसारित नहीं किया, उसका नाम हम सब लोगों को पता है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या आप बताना पसंद करेंगे? जी प्रदीप जी। देखिए अभय जी, जैसा मैंने बताया, ये हमारी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस और प्रक्रिया है सर्वे करने की, और हर बार हम सर्वे करते हैं और करीब करीब सभी मीडिया हाउसेस के साथ शेयर करते हैं। ये मीडिया का अपना प्रोगेटिव है, उसको एयर करें या पब्लिश करें या ना करें। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर अरुण जी आपका भी था। मेरा ये सवाल है कि एक तो आपने जस्ट एक्यूरेट सर्वे आया है, ये बधाई के पात्र हैं। एबीपी ने भी जो सर्वे दिखाया था वो ट्रेंड वही था जो आपने दिखाया है। बाकी 5 सर्वे जो आए थे उसमें जस्ट रिवर्स था, वो एनडीए को दिखा रहे थे। तो इसको कहाँ आप कमजोरी मानते हैं? लोग मानते हैं इसको कि जिसके फेवर में आता है वो मानते हैं कि फेवर में है, खिलाफ होता है तो फिर उसको कुछ और कहा जाता है। तो रिवर्स वाला जो है उसको आप किस रूप, जैसे टुडेज चाणक्य का मतलब उन्होंने जो दिखाया है वो हुआ ऐसा लगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा वो हवा बनी महागठबंधन के पक्ष में। देखिए दूसरी जो एजेंसीज हैं और वो क्या करते हैं उस पर तो मैं कोई कमेंट करूंगा नहीं। हम क्या करते हैं वही मैंने आपको अभी बताया कि यदि उसी डेमोग्राफिक अनुपात में यदि उस चीज़ों को आप सर्वे कर लें तो मुझे नहीं लगता कोई दुविधा का विषय है। जी, और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि बिहार को लेकर के कि जब बिहार के सर्वे की हम बात करेंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का सैंपल आप एक जगह से उठा सकते हैं। मैं पहले भी ये कहती रही हूँ कि चूँकि बिहार में कास्ट बेस्ड एक तरह से बहुत बटा हुआ है, तो जब आप एक गाँव का अगर उठा रहे हैं सैंपल, अगर आपने एक ही इलाके से 10 घरों से उठा लिया तो अलग नतीजे आएंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग वहाँ पर टोलों में बटा हुआ होता है गाँव, अगर हर जगह से आपने 2-2 उठाया तब आपका वो परफेक्ट सैंपल होगा। तो वहाँ पर जहाँ की बाहर से अगर लोगों ने किसी एक गाँव के 5 लोगों को
सिर्फ उठा लिया, सारे टोलों को, सारी जातियों को कवर नहीं किया, वहाँ पे मुझे लगता है कि फिर प्रॉब्लम आती है नतीजों में। जी, और हमने देखा आपका चैनल एबीपी न्यूज, जिसका एग्जिट पोल असली नतीजों के बेहद करीब आया, यानी दिशा हमने सही दी। थर्ड फेज जिस पर सवाल उठ रहे थे, वहां भी जो अनुमान है हमारा वो नतीजों के बेहद करीब आया है, और एक्सिस जिसने बिल्कुल सटीक नतीजे दिए। टुडेज चाणक्य जिसका मजाक बनाया गया और ये कहा गया, माफी भी मांगी टुडेज चाणक्य ने, बिल्कुल नतीजे बिल्कुल उल्टे आए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज पर बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर ये कवरेज लगातार जारी है।